गाइस वेलकम बैक टू द स्नाइपर कम्युनिटी। सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं वीकेंड के अंदर DXY और मेटल के लिए कुछ रिवर्सल के साइंस लग रहे हैं। DXE DXY डॉलर इंडेक्स जो अभी तक ऊपर जा रहा था उसके अंदर रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। तो वो रिवर्सल के चांसेस ऊपर जा रहा था, रिवर्सल मतलब नीचे आने के चांसेस ज्यादा हो गए। जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, स्पेसिफिकली कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो सारे अदर मार्केट्स सब नीचे आएंगे, ये फॉर श्योर है। सो अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम पहले बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या एक्चुअल मतलब क्या होता है, डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या क्या सिक्योरिटीज आते हैं, डॉलर इंडेक्स कैसे बना है। मेन वो चीज है कि डॉलर इंडेक्स कैसे बना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मतलब एक सिर्फ यूएस डॉलर ऐसा नहीं होता। यूएस डॉलर का प्राइस $108, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। सो डॉलर के अंदर कुछ ऐसी करेंसीज का कंपोनेंट मिक्स किया हुआ है जिसके ऊपर से डॉलर इंडेक्स बनता है। तो डायरेक्टली चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। इसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स के बारे में सब कुछ दिया है, चार्ट्स भी दिया हुआ है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। सो आप इसको फर्दर यूज के लिए आपके पास रख सकते हो। अगर आपको कभी भी डॉलर इंडेक्स के अंदर रिवर्सल दिखे तो ये चार्ट्स देखना, ऐसा टाइप का कुछ चार्ट्स बन रहा है, ये चार चार्ट में ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अगर डॉलर इंडेक्स रिवर्स हुआ तो आप डायरेक्टली वो कमोडिटीज को जाके बाई कर लोगे। मेनली मेटल इज अ कमोडिटी। हम लोग मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग डीए डेक्सी और उसके रिलेटेड जो भी है कमोडिटीज, गोल्ड है, फिर यूरो है, वो सब की बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे मेटल स्टॉक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग कुछ 3 टॉप पिक्स निकालेंगे। मैं आपको 5 चार्ट दिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से 3 कोई भी उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से बेस्ट ट्री आपको बता दूंगा कि मैं ये 3 स्टॉक्स के ऊपर नजर गड़ा के बैठा हूँ। मेरे को जो पहले ब्रेकआउट देगा मैं उसके अंदर एंट्री लूंगा। मैं 3 के 3 स्टॉक नहीं लूंगा, मैं 3 में से कोई भी 1 या 2 स्टॉक लूंगा जो मेरे को ज्यादा अच्छे से ब्रेकआउट दे रहा है और जो सबसे ज्यादा गिरे हुए है। जिसमें एक तो फिक्स है जो मैं आपको बता दूंगा जब मैं मेटल स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर चलूंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं कि DXY एक्चुअली में है क्या। जैसे कि आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स एक इंडेक्स बना हुआ, मतलब उसमें होता है क्या कि 6 करेंसीज को मिक्स करके, मतलब यूएसडी स्लैश मतलब यूरो/यूएसडी, यूरो USD/जापानीज येन, GBP/USD, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, कोरोना नहीं क्रोना, और स्विस फ्रैंक CHF। ये 6 करेंसीज को मिक्स करके ये इंडेक्स बनाया जाता है जो बताता है कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सबसे पहले इसके अंदर कौन से 6 कंपोनेंट आता है। मेजर कंपोनेंट डॉलर इंडेक्स का होता है यूरो। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज पढ़ा होगा कि यूरो और डॉलर 1:1 आ गए हैं, मतलब $1 इज टू 1 यूरो, ऐसा सीन अभी हो चुका है। उसकी वजह से डेक्सी पे क्या इम्पेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग यूरो और डेक्सी के चार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 6 कंपोनेंट होता है डेक्सी के अंदर: यूरो, जापान का येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक। अब ये इंडेक्स के अंदर कौन से करेंसी का कितना वेटेज होता है। सबसे ज्यादा वेटेज होता है यूरो का। जैसे कि स्क्रीन देख सकते हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। यूरो सबसे ज्यादा होता है 57.6%, मतलब आधे से ज्यादा वेटेज तो सिर्फ यूरो अकेला लेके बैठा है। अगर यूरो गिरा तो डॉलर इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यूएस का डॉलर स्ट्रांग होगा अगर यूरो गिरा तो। सो यूरो गिरा है 57 पॉइंट, यूरो का परसेंटेज है डॉलर इंडेक्स के अंदर 57.6, जापानीज येन का है 13.6, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP उसका है 11.9%, कैनेडियन डॉलर का 9.1, स्वीडिश क्रोना का 4.2 और स्विस फ्रैंक का 3.6। उतना कुछ खास नहीं नीचे की 3 करेंसीज का। नीचे का 3 करेंसीज मिला के 16.9% का वेटेज है। टॉप 3 करेंसीज जो है यूरो, जापानीज येन और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये तीनों का मिला के 83.1% वेटेज है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। इसमें से एक भी छोड़ो, यूरो भी अगर गिरने पे आ गया, यूरो/USD गिरा
मतलब समझ लो कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं चार्ट्स के ऊपर भी एक बार आपको दिखा दूंगा, यूरो गिरा है तो डेक्सी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है वो। चलो पहले आगे चलते हैं, ये पीडीएफ खत्म करके फिर डायरेक्टली हम लोग चार्ट्स के ऊपर चले जाएंगे। तो अब डेक्सी क्या इंडिकेट करता है? डेक्सी ये इंडिकेट करता है कि डॉलर कितना स्ट्रांग है बाकी की 6 करेंसीज के हिसाब से। मतलब जो अपने 6 कंपोनेंट है, यूरो, येन, जीबीपी, स्विस स्विस फ्रैंक, क्रोना और स्वीडन क्रोना, और कौन सा है, कैनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज में डॉलर कितना स्ट्रांग है वो दिखाता है DXY, डॉलर इंडेक्स, डॉलर करेंसी इंडेक्स, इसका पूरा नाम है। सो DXY indicates that how strong dollar is against all other 6 currencies. जब भी DXY का प्राइस राइज होता है उसका मतलब डॉलर स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो बाकी की जो 6 करेंसीज है वो फॉल होगी। और जब भी DXY का प्राइस गिरेगा तो समझ लेना बाकी की 6 करेंसीज है उनका प्राइस ऊपर जाएगा। DXY को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। अगर DXY बढ़ता है तो आप USD स्लैश CAD, मतलब डॉलर स्लैश कैनेडियन डॉलर, मतलब यूएस का डॉलर स्लैश कैनेडियन डॉलर, वो फॉरेक्स में भी अवेलेबल होता है, तो आप वो फॉरेक्स में USD स्लैश CAD को लॉन्ग कर सकते हो। दूसरी चीज है USD स्लैश JPY भी अवेलेबल होता है, उसको भी आप लॉन्ग कर सकते हो। तीसरी है यूरो स्लैश USD, वो भी आपके पास है। अब DXY बढ़ेगा मतलब यूरो गिरेगा, यूरो गिरेगा तो आप यूरो स्लैश USD को क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। एकदम सिंपल है, उसको शॉर्ट करना। DXY बढ़ा तो यूरो को शॉर्ट करेंगे, DXY गिरा तो यूरो को लॉन्ग कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज का कमोडिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, जो आज का हमारा मेन थीम है। हमारा मेन थीम है कि आज कमोडिटीज मतलब मेटल स्टॉक्स के ऊपर DXY किस तरीके से अपना वजूद दिखाता है कमोडिटीज के ऊपर। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, डिमांड अगर ज्यादा हुई, सप्लाई कम हुआ, मतलब प्राइस बढ़ेगा। और रिवर्स हुआ मतलब समझो कि डिमांड कम हुई, सप्लाई ज्यादा हो गई। डिमांड कम हुई, सप्लाई ज्यादा हो गई, मतलब देने के लिए तो बहुत है लेकिन लेने के लिए कोई नहीं खड़ा है। अब लेने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो प्राइस क्या होगा, जहां पे लेने के लिए खड़े होंगे वहां तक जाएगा। लेने वाले नीचे ही खड़े होंगे, इसलिए ये प्राइस पे नहीं ले रहे वो लोग, तो प्राइस आएगा नीचे। कमोडिटीज के ऊपर डेक्सी का क्या इफेक्ट आता है, जब भी डॉलर वीकन होता है, मतलब DXY जब भी वीक होता है, तब क्या करते हैं, जो बाकी की कंट्रीज होती है वो लोग मेटल्स खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर डॉलर नीचे गिरा, DXY नीचे गिरा, मतलब बाहर होंगे उधर तभी तो वो नीचे गिरा। डॉलर नीचे गिरा तो नीचे खरीदने वाले खड़े ही होंगे, मतलब डिमांड नीचे है। अभी डॉलर राइस है मतलब खरीदने वाले अभी है ही नहीं मार्केट में। जो लोग थे ऊपर वो लोग ने तो बेचना शुरू कर दिया था। मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो मेटल का इंडेक्स गिरा होना चाहिए, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है तो लोगों ने जो जितने भी उनके पास डिमांड था कंट्री के पास मेटल का, वो सब तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया होगा अभी तक तो। सही है। सो जब भी डॉलर वीक होता है, बाकी कंट्रीज मेटल और कमोडिटीज, मेनली कमोडिटीज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और जब भी डॉलर राइज होता है तब सब लोग कमोडिटीज को सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गोल्ड का प्राइस चल रहा था कुछ 1900 से $2000 के आसपास अभी 2 महीने पहले। अभी का प्राइस मैं आपको दिखाऊंगा, $1700 चल रहा है सिर्फ। अब गोल्ड क्या हुआ, कमोडिटी। डेक्सी 2 महीने से बढ़ ही रहा है, पता ही हम लोग को बढ़ ही रहा है, इतने दिन से बढ़ रहा है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो अभी मैं दिखाऊंगा रिवर्सल शुरू हो चुका है। डेक्सी ऊपर गया मतलब गोल्ड को नीचे आना तय है। 2000 वाला गोल्ड $1700 पे आ गया है, $300 का फॉल छोटी बात तो है नहीं गोल्ड के अंदर। गोल्ड को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू तरीके से रखते हैं। अब गोल्ड का प्राइस ऐसे गिरा, क्या स्टोर ऑफ वैल्यू बचेगा उसके अंदर। सही है। तो ये थोड़ा थियरी बहुत ज्यादा को हो गया, इतना थियरी काम का नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि एक्चुअली में DXY
DXY का पहले चार्ट देखेंगे, उसका कोरिलेशन हम देखेंगे मेटल्स के साथ, गोल्ड के साथ और यूरो/USD के साथ। यूरो से मैंने बताया आपको शॉर्ट करना होता है, मार्केट DXY ऊपर जा रहा है तो यूरो आप शॉर्ट करोगे, तभी यूरो नीचे आ जाएगा। सही है, तो हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, आगे का डिस्कशन चार्ट्स के ऊपर करते हैं। पहले चलते हैं डॉलर के चार्ट के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो, US डॉलर करेंसी इंडेक्स मतलब डेक्सी, ट्रेडिंग व्यू का ही मैंने जो उसका डेक्सी होता है वही मैंने ले लिया है। ग्लोबल में मोस्टली ट्रेडिंग व्यू वाला ही डेक्सी लोग यूज करते हैं, इसके अलावा का कोई डेक्सी और कोई यूज करता हुआ मैंने तो देखा नहीं है। सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ है क्या। सबसे पहले डेक्सी बढ़ना शुरू कब हुआ, डेक्सी का लो होगा वहां से ही वो बढ़ना शुरू हुआ होगा। डेक्सी का लो 3 में। अब इसमें एक कैच है, कौन सा कैच है, डेक ये मंथली चार्ट है इसलिए इसमें आप मंथ्स की तरह कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले डेक्सी का लो आया था 1 मार्च 2018 को, लास्ट 4 इयर्स के अंदर उसका लो आया था मार्च, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने में डेक्सी का लो बना था। अब वो लो बना डेक्सी का, तब मेटल स्टॉक्स ऊपर जाने चाहिए। हम लोग अभी मेटल का इंडेक्स देखेंगे, वो ऊपर ही होगा, ऊपर ही है। तो ये लेवल एक सपोर्ट हो गया डेक्सी के लिए। अब अब क्या हुआ इसके अंदर, डेक्सी ने बढ़ना शुरू किया, एक्यूमुलेट हुआ, वापस नीचे आ गया। ये जो गिरना शुरू किया है, ये मार्च से गिरना शुरू किया है, अपना मार्च 20 मतलब बेस्ट ईयर, कोरोना वाला ईयर, जहाँ पे स्टॉक्स एकदम सस्ते हो गए थे, वो वाला ईयर मतलब बेस्ट ईयर। सो वहां से गिरना शुरू किया। उसके बाद इसके आगे भी आप देखोगे 2017, 2015 और 2016 को एक लेवल था जहां पे आता था नीचे, यहां से वो पंप कर जाता था, मतलब एक लेवल पे आता था, वहां पे छू के वापिस ऊपर, छू के वापिस ऊपर। सो वो एक उसका सपोर्ट बन गया। अब डेक्सी ने क्या किया, अप्रैल अप्रैल और मई 21 मतलब 2021 अप्रैल मई के अंदर उसके सबसे नीचे वाला सपोर्ट है, उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए आ गया। अब वहां पे टेस्ट करने के लिए आ गया है तो मेटल स्टॉक्स ने बोला कि भाई ये तो टिकेगा नहीं यहाँ पे, चलो अपन ऊपर चलते हैं। वो लोग चले ऊपर। उसके बाद जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था, ये वाला जो सपोर्ट है, अब टूट गया, मतलब ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब अगस्त 2021 के अंदर क्या हुआ, अगस्त 21 ब्रेक करने का ट्राई किया, बंद एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। अब मेटल स्टॉक्स के अंदर आ गया फियर कि भाई डेक्सी बढ़ा तो हम गिरने के लिए रेडी अभी से हो जाते हैं। सो अगस्त 2021 के अंदर सारे मेटल स्टॉक्स अपना हाई बना चुके थे। मार्च तक, मार्च वाला सबसे लो था, तो मार्च से उन्होंने शुरू कर दिया अपना बढ़ना। लोग तो यही सोच के लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे होगे मेटल में कि ये सपोर्ट से प्रीवियस रेजिस्टेंस को छू के रिजेक्ट होके वापस नीचे ही आ जाएगा, तो अपना मेटल का लॉन्ग चलने दो। 5 साल 6 साल तक लॉन्ग को लेके चल ही सकते हैं। फ्यूचर का तो क्या होता है, एक बार लॉन्ग किया फिर एक्सपायरी चेंज ही करते जाओ, सिर्फ रोल ओवर ही करते जाओ बस, और तो कुछ है नहीं उसके अंदर। सो यहाँ पे अगस्त के अंदर उसने ब्रेक करने का ट्राई किया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, जो प्रीवियस सपोर्ट था अभी का रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करने का ट्राई किया। अब अगस्त के अंदर उसने ट्राई किया, मतलब अगस्त में मेटल इंडेक्स ने उसका हाई बना चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं उसके आगे। उसके आगे सितंबर ने तोड़ दिया, सितंबर में तोड़ दिया मतलब मेटल स्टॉक सितंबर के अंदर गिर चुके हो गए। अब सिर्फ डॉलर इंडेक्स पे बात किए बिना हम लोग अब डायरेक्टली मेटल के इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ये जो अगस्त में तोड़ा था वो $93 था डेक्सी का, जो मैं रेफरेंस मेटल वाले चार्ट के ऊपर भी दिया हुआ है कि कब 93 था। दूसरी चीज,
ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन था, यहाँ पे भी मेटल को इतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस हाई, स्विंग हाई को तो नहीं तोड़ा है, तो उसको वहां पे ही प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन एक बार उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो अभी का रेजिस्टेंस था, वो टूट गया, और अगर ये कंसोलिडेशन वाला एरिया भी टूट गया, तो मेटल स्टॉक्स तो हेवी सेलिंग आ जाएगी दोनों उसके अंदर। तो मेटल स्टॉक के अंदर हेवी सेलिंग आ जाएगी। सो ये लेवल है मार्च 2022 का, मतलब अभी 3-4 महीने पहले का। इसने ये कंसोलिडेशन वाला एरिया भी बड़ी कैंडल से तोड़ दिया। अब इसने ये कैंडल से तोड़ दिया, तो वापिस जो मोमेंटम बना था मेटल स्टॉक्स के अंदर, मार्च 22 वाली कैंडल भी हम लोग देखेंगे। वहां पे भी उसका अगेन एक बार टॉप बना था मेटल इंडेक्स का, और वहां से कंटिन्यूअस 4 महीने मेटल स्टॉक सिर्फ गिरे हैं, एक भी रुपया बढ़ा नहीं है, सिर्फ गिरा है और कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। सो हम लोग अब चलते हैं, डेक्सी का चार्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद चलते हैं डेक्सी के बाद गोल्ड के चार्ट ऊपर बाद में चलते हैं, पहले मेटल का देख लेते हैं, क्योंकि उसके साथ हम लोग को कोरिलेशन बनाना है। सो ये है डेक्सी का चार्ट, मेटल इंडेक्स। अब ये जो लेवल है मैंने ये मार्क किया है, ये है अगस्त का लेवल। अगस्त का लेवल, उसका टॉप होना चाहिए था टेम्पररी टॉप। टेम्पररी टॉप एग्जैक्टली देख सकते हो, अक्टूबर के अंदर से स्विंग है, वहां पे क्लोज तो हुए नहीं, क्लोज तो ये एक डोजी बना के छोड़ दिया, मतलब डोजी बन के छोड़ दिया, मतलब नेक्स्ट वाली कैंडल रेडी पाड़ देगा वो, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कोई भी। इतना बड़े डोजी ऊपर के साइड इतना सारा लॉन्ग्स वाले अटके होंगे, तो मार्केट कंपलसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, ताकि वो लोग बेच के निकले, उनका स्टॉप लॉस हिट हो। मार्केट में एक चीज कंफर्म होता है, आप लोग लॉन्ग लो और ऊपर के प्राइस पे लॉन्ग लिया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाना मार्केट की जिम्मेदारी है। आप लॉस करोगे तभी मार्केट कमाएगा, जीरो सम गेम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर शॉर्ट करके बैठे होंगे, आप लॉन्ग करने आ गए मार्केट के अंदर, क्या होगा? वो लोग कमाएंगे, आप गवाओगे। वही होता है, 5% कमाते हैं, 95% लोग मार्केट के अंदर गवाते हैं। पहले 1 करोड़ पे 5% कमाते थे, अब तो डीमेट अकाउंट भी 3-4 करोड़ हो गए। 5% थोड़ा नंबर में ज्यादा हो गया होगा। स्क्रीनशॉट तो आप ऐसे ही बहुत देखते हो एडिटेड वाले, रेड को ग्रीन कर दिया, ग्रीन को रेड कर दिया, ये तो कॉमन है। सो अगस्त के अंदर उसने हाई बनाया, अब उसको वापस मार्च 22 के अंदर और एक टॉप बनाना पड़ेगा। चलते हैं डायरेक्टली मार्च 22, ये रहा मार्च 22, टॉप बन गया। एग्जैक्ट देखो, टॉप टॉप बन गया। अप्रैल के अंदर स्विंग है, कोई नहीं, स्विंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको। मार्च के अंदर उसका स्विंग हाई बन गया। ऊपर मैंने लेवल्स भी दिखे, यहाँ पे था डेक्सी 93, जो उसका पहला रेजिस्टेंस था, वो उसने तोड़ा, मतलब मेटल का हाई कंफर्म। मेटल का हाई यही तक है, उसके बाद मेटल नीचे जाएंगे, क्योंकि डेक्सी अब तोड़ देगा तो मेटल नीचे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर डेक्सी बढ़ा तो कमोडिटीज गिरेंगे, कमोडिटीज बढ़ा तो डेक्सी गिरेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जो अक्यूमुलेशन जोन वाला फेज था $99 डेक्सी के अंदर, वहां पे क्या हुआ? वहां पे मेटल स्टॉक्स ने और एक बार टॉप बनाया। क्यों? क्योंकि वो अक्यूमुलेशन फेज था, तो वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रिजेक्ट नहीं हुआ, उसको तोड़ दिया उसने, और वही वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। मंथली में ग्रीन कैंडल है, मंथली में ग्रीन कैंडल छोटी बात नहीं है। तो ये टूटा, उसके बाद ये मार्च के अंदर टूटा। मार्च के अंदर हमने देखा कि डेक्सी कंटिन्यूअस 3 महीने तक ऊपर ही गया है, नीचे आया ही नहीं है। सो मेटल स्टॉक भी 1 2 3 रेड कैंडल आ गई, उसकी भी 3 रेड कैंडल आ गई। अब हम लोग चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड के चार्ट में वो और एक कमोडिटी है, उसके अंदर भी सेम है, कोई दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों में सेम है। क्योंकि डेक्सी अगर बढ़ा तो कमोडिटीज गिरने ही वाला है, कोई भी कमोडिटी ऐसा नहीं होगा जो बढ़ेगा। अब ये है हमारा अगस्त वाला। अगस्त में डेक्सी था 93, अगस्त में उसको एक टॉप बनाना था, अगस्त में देखो टॉप है, उसके बाद कोई टॉप है ही नहीं, सीधा नीचे। यहाँ पे आप लेवल देखोगे, $2075, $2075 से उसका लो आ गया था कुछ 1680 के आसपास का लो आ गया है, मतलब टोटल $400 का फॉल है। $400 मतलब 25% इन गोल्ड। डेक्सी ने सिर्फ $3 का मुंह दिया, गोल्ड ने 20% नीचे। अब मार्च के अंदर उसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया,
और ज्यादा फियर आ गया मार्केट के अंदर। मार्च के अंदर देखते हैं तो उसका हाई है, ये मार्च है, हाँ मार्च है, उसका हाई है 2070। अभी क्या लेवल दे रहा है 1706। लो कितना है 1698। मतलब इन शॉर्ट वापिस 400 पॉइंट गिरा है, मतलब वापिस से 25% गिरा है। डेक्सी बढ़ा, अब तो डेक्सी ज्यादा बढ़ गया, अब तो डेक्सी 9% के आसपास बढ़ा है। 109 का हाई है डेक्सी के अंदर, 99 तोड़ा, 109 मतलब 10 डॉलर तो डेक्सी बढ़ा है सिर्फ। यहाँ पे $3 में इतना 25% गिराया था, तो ये तो $10 बढ़ा है। $10 के अंदर भी अभी तक सिर्फ 25% गिरा है। और अभी हम लोग जो कमोडिटीज गोल्ड का जो चार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग को 1597 के आसपास अभी का सपोर्ट दिख रहा है। वहां तक लेवल आ गया तो मार्केट के लिए वो बॉटम बन गया। इसके नीचे ना निफ्टी जाएगा, ना सेंसेक्स जाएगा, ना बैंक निफ्टी जाएगा, ना गोल्ड जाएगा, ना मेटल जाएगा। कोई भी मार्केट ले लो, वो उसका बॉटम फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट। सो गोल्ड के बाद हम लोग चलते हैं अब यूरो के चार्ट के ऊपर, क्योंकि यूरो का डेक्सी के अंदर मैक्सिमम वेटेज है। अगर ये गिरा तो ऑब्वियस चीज है कि गिरने ही वाला है। डेक्सी गिरा, डेक्सी बढ़ा, यूरो गिरा, कमोडिटी गए। यूरो बढ़ा, डेक्सी गिरा, कमोडिटी भी बढ़ जाएगा उसके साथ। यूरो जितना बढ़ेगा कमोडिटीज उससे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि डेक्सी और कमोडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, वैसे ही यूरो और डेक्सी का इनवर्स रिलेशनशिप है। यूरो और कमोडिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, समझे। अब डेक्सी के अंदर अगस्त में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। अगस्त के अंदर यूरो के अंदर टॉप बना था, यूरो के अंदर टॉप बना था $1.19079 का टॉप बना था। मतलब एक यूरो इज इक्वल टू $1.19079। अब वहां से क्या हुआ, डेक्सी बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पे कोई हाई आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो मार्च 22 वाला जो हाई था ना, यूरो में नहीं मिलेगा। डेक्सी नीचे ही नहीं आया। डेक्सी अगर वापिस वो लेवल पे आता तो आपको कॉमन हाई मिलता, यहाँ पे तो वो लेवल पे आई ही नहीं है। कॉमन हाई तो भूल जाओ, उसके नीचे भी हाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे था डेक्सी 93, ये देखो ये हाई पे आ गया डेक्सी 99। डेक्सी तो बढ़ गया है $6, यूरो तो बढ़ने से रहा, क्योंकि यूएस डॉलर तो स्ट्रांग हो गया। यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो मार्केट ऑब्वियस चीज है कि नीचे ही आएगा, यहां से नीचे। डेक्सी बढ़ा, यूरो नीचे। कितना नीचे गिरा देख लेते हैं। अगस्त से 16% यूरो डाउन। यूरो डाउन होने की वजह से यूएस यूके के अंदर अभी रिसेशन के हालात हो चुके हैं। वहां पे 17 साल के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है जुलाई में। अभी उसका भी डेट आएगा ही, कुछ 22-23 के आसपास है। उसके बाद 26-27 को यूएस का है। एक में इंटरेस्ट रेट हाइक है और एक में जीडीपी का नंबर है। जीडीपी का नंबर नेगेटिव आ गया मतलब समझ लो यूएस अपना रिसेशन अनाउंस कर देगा। वो अनाउंस नहीं करेगा तो मार्केट उसको अनाउंस करवा देगा 2 ही दिन के अंदर, क्योंकि जीडीपी का नंबर अगर नेगेटिव आया, लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार भी नेगेटिव आ गया, तो यूएस का इन शॉर्ट रिसेशन कंफर्म है यूएस का। और यूएस में रिसेशन आया, स्लो डाउन आया, तो इसका रिपल इफेक्ट आराम से बाकी की सारी कंट्रीज के अंदर आएगा, इंक्लूडिंग यूके, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबके अंदर आएगा। श्रीलंका में तो अभी भी आप देख रहे हो क्या हालात है उनके। अभी रिसेशन आ गया फिर तो इससे भी ज्यादा बुरे हालात होने के चांसेस है। प्रे करते हैं नहीं होता है, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि एक जगह पे रिसेशन आया, वो भी मेजर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आया, तो बाकी के इकोनॉमीज के अंदर रिसेशन एक्सपेक्टेड है। रिसेशन नहीं तो स्लो डाउन तो एक्सपेक्टेड आएगा ही आएगा। अब ये हो गया हमारा ब्रॉड। अब ये एनालिसिस को लेके हम लोग 3 बेस्ट स्टॉक चुनेंगे मेटल सेक्टर के अंदर। सो डेक्सी रिवर्सल स्टॉक्स, मैंने एक सेक्शन ही बना दिया उसका अलग। तो यहाँ पे हमारे सारे मेटल के स्टॉक्स रहेंगे। यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट दिया वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे। सबसे पहले करते हैं सेल के साथ शुरुआत। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था एक स्टॉक तो मेरे में कंफर्म रहेगा, यही है वो स्टॉक, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएसयू स्टॉक है। सो चलते हैं डायरेक्टली सेल के चार्ट के ऊपर। सो सेल का जो हाई होना चाहिए अगस्त 2021, जब डेक्सी का लो बना था, जुलाई, ये रहा अगस्त 21, सेल का हाई 144.30,
अभी प्राइस है 69.35, मतलब 50% का फॉल, उससे ज्यादा होगा, 50% से ज्यादा का फॉल। क्यों? कमोडिटी स्टॉक है, डेक्सी बड़ा है, कमोडिटी गिरेगा, ये भी गिरेगा। कंफर्म हो गया। दूसरी, मार्च 22 ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का ट्राई किया मंथली बेसिस के ऊपर। ये देखो ट्रेंड लाइन है, मंथली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन है, ब्रेक करने का ट्राई किया, क्योंकि डेक्सी के अंदर वो $99 वाला लेवल, वहां से रिजेक्शन होने के चांसेस थे मार्केट को, लेकिन डेक्सी वहां से रिजेक्ट नहीं हुआ। इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इन्वर्टेड हैमर बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे जो लेट लॉन्गर्स थे, मतलब जो लोग ऐसा सोच के बैठे कि भाई हम यहाँ से लॉन्ग ही करेंगे, यहाँ से नहीं पड़ेगा डेक्सी, वो लोग ऊपर स्टक हो गए। मार्केट ने उसको स्टक किया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इन्वर्टेड हैमर मतलब नीचे, इन्वर्टेड हैमर बना 112.35, वहां से अभी तक 3 साल भी, 3 महीने भी किसी ने फ्यूचर्स को सिर्फ रोल ओवर किया होता शॉर्ट के अंदर, तो अभी तो उसका प्रॉफिट, मतलब अभी तो उसको कोई ट्रेडिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। वो आराम से 3-4 साल तक तो ऐसे ही उसके पैसे चल जाते, ये पैसे तो, ये शॉर्ट के ऊपर से उसका आराम से 3 साल चल जाता मार्केट में, उसको और कुछ इन्वेस्ट करके एफडी के अंदर भी रखते रहता, फिर भी उसको 3 साल आराम से निकल जाता। सो अब यहाँ पे सेल के अंदर हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले हम लोग सपोर्ट्स के ऊपर जाएंगे, सपोर्ट के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कब हम सेल को बाय करेंगे। अब जैसे कि ये लेवल मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है 57.60, जो है यहाँ से 9 और 7, 15 रुपए नीचे है, बहुत नीचे है। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से अभी परफॉर्म कर रहा है, वो हिसाब से हम लोग को कंपलसरी लेडर करना पड़ेगा हमारी एंट्री को, मतलब एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, ऐसा करके 3-4 एंट्री हमको लेनी पड़ेगी, एक एंट्री से काम नहीं होगा। सो इसका और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो उसको तोड़ने के बाद वो उसका सपोर्ट बन गया है। सो हम लोग $64 से 64 से 57.60 के अंदर एंट्री लेना शुरू करेंगे सेल के अंदर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अभी आज क्या, कल येस्टरडे को न्यूज आया है कि गवर्नमेंट वापस से जो पीएसयूज है उनको प्राइवेटाइज करने के लिए शुरू कर रही है। सेल उसके अंदर एक कंटेंडर है प्राइवेटाइज होने के लिए। सो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हम लोग लेडर एंट्रीज करते जाएंगे, बेटर रहेगा। दूसरी चीज, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो अपने लिए करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो फिर आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछने के बाद। सो हम लोग यहाँ से 66 से 64 से 57.60 के बीच में एंट्री लेडर करना शुरू कर देंगे। अभी डेक्सी के अंदर अभी इमीडिएट फॉल आना शुरू हो चुका है। सो अगर मेटल यहाँ से बढ़ने लग गए, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मेटल स्टॉक्स भी बढ़ना शुरू करते, तो हम लोग को एक लेवल और एक याद रखना पड़ेगा, जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का लेवल है 83.50, क्या ब्रेकआउट लेवल है, जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। मंथली ट्रेंड लाइन छोटी मोटी चीज नहीं है, जुलाई 21 से अभी तक मतलब 1 साल का ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रेंड लाइन का। सो ये बड़ी बात है। 83.50 अगर टूटा, हम लोग तुरंत ही नहीं घुस जाएंगे स्टॉक के अंदर, 1 महीने की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, वरना या ऐसे लॉन्ग स्ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे भी अगर डेक्सी वापस रिवर्स हो गया तो यहाँ पे वापस से लॉन्ग स्ट्रैप हो जाएंगे। 1 महीने की ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे, बड़ी नहीं छोटी, लेकिन ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। हम लोग जैसे ही ग्रीन कैंडल बंद होगी, सेल के अंदर हम लोग एंट्री ले लेंगे। बाकी के लेवल्स तो मैंने आपको बताया, 83 टूटा तो एंटर, और नीचे 64 से 57.60 के बीच में लेडर करना अपनी एंट्रीज। 3-4 एंट्रीज के अंदर इसको लपेटे में ले लेना। पहली एंट्री रखना 64 पे, दूसरी रखना 61.5 के आसपास, तीसरी रखना 59.67 के आसपास, और लास्ट एंट्री रखना 57.85 के आसपास रखना, क्योंकि एग्जिट रखने जाओगे तो उसके पहले स्टॉक रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे। सो हम लोग 85 के आसपास उसको पकड़ के चलेंगे। ये था हमारा पहला स्टॉक, मेरा बेस्ट स्टॉक, मैं यही इसको तो लेने ही वाला हूँ। दूसरा मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा लूंगा, मोस्टली मैं टाटा स्टील के पास जाऊंगा। ये अपना पहला है सेल। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। हमारा दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैंने सब में ड्रॉ करके ऊपर लिखा है, डेक्सी कब इतना था, कब इतना था, ये इसका टॉप होना चाहिए, ये इसका टॉप होना चाहिए, ये मैंने पहले से ही लिखा है। तो आप वो अब देख के अपने चार्ट के ऊपर भी आप सेम चीज कर सकते हो। सो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर। हम लोग को टाटा स्टील कौन से लेवल के बीच में एक्यूमुलेट करना शुरू करना पड़ेगा। सो
हम लोग का एंट्री जो लेडर एंट्री बनेगा टाटा स्टील के अंदर, वो बनेगा 698.15 से लेके 790 तक का लेवल। मतलब ये जो 100 पॉइंट का लेवल है, 690 से लेके 790 पकड़ लो, ये जो 100 पॉइंट का लेवल है, यहाँ पे हमको 4 एंट्रीज लेनी है टाटा स्टील के अंदर भी। हर 25-25 रुपए के अंदर एंट्री ले लेंगे। मतलब पहले एंट्री हुई 790 पे, तो -25 करके दूसरी एंट्री, -25 करके तीसरी एंट्री, -25 करके चौथी एंट्री, लास्ट एंट्री होगी वो -25 कभी मत करना, 698 तक आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है। सो वो एंट्री का करना, 701 पे एंट्री ले लेना। 700 टूटे ना टूटे, 701 के ऊपर आप एंट्री ले लेना। और दूसरी चीज यहाँ पे उसका 718 से भी स्टॉक घूम सकता है, तो आप ये भी चीज एक बार याद रख लेना कि 718 से भी ये स्टॉक घूम सकता है। सो अपनी 3 एंट्रीज तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए 718 तक। तो 2 एंट्री हुई तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे इसके अंदर। एटलीस्ट 3 एंट्री हो जानी चाहिए ताकि आपका 75% ऑफ द फंड जो टाटा स्टील को आप अलोकेट कर सकते हो, वो पैसा टाटा स्टील के अंदर चला गया होगा। बाकी का 25% बचा तो कोई नहीं, उसको हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज कर लेंगे। वैसे भी हम ट्रेडिंग तो कर ही रहे, वो पैसे हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर देंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक। बाकी के 2 स्टॉक आप देख सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील है और हिंदुस्तान जिंक है। दोनों सेम चार्ट है, आप खुद भी अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हो। तीसरा चार्ट है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर के ऊपर भी बाई बन सकता है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 75 से लेके 65 तक के लेवल के बीच में मैं एक्यूमुलेट करना चाहूँ इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और कॉपर सेगमेंट से बिलोंग करता है। सो और कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता है इसके हिसाब से। इसका हाई देखने जाए तो 196 का इसका हाई है। मतलब अगर आप 60-70 के बीच में भी लोगे तो वहां से आपका आराम से 2x तो मिनिमम बन जाएगा। आपका प्रॉफिट 2x, कैपिटल 1x अलग से, मतलब टोटल 3x विद कैपिटल। सो तीसरा स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। चौथा स्टॉक जो हम लोग क्विकली कवर कर लेते हैं क्योंकि कुछ है नहीं उसके लिए बताने के अंदर। लेवल्स आप अपने हिसाब से जो मैंने बाकी के स्टॉक्स में भी डिटरमाइन किए उस हिसाब से आप लेवल इसके अंदर भी डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद है हिंदुस्तान जिंक। ये डिविडेंड देने की वजह से बढ़ चुका है। ये अगर नीचे आएगा, क्योंकि ये तो मोस्टली मिस ही हो चुका है, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अब इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। 242 का इसका लो है, अभी का प्राइस चल रहा है 285, मतलब 40 रुपए तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। 40 रुपए ये स्टॉक के अंदर छोटी बात नहीं है, 200 रुपए का स्टॉक है, 40 रुपए बहुत चीज होती है इसके अंदर। मोस्टली मेरे 3 टिक्स रह गए, सेल, टाटा स्टील और हिंदुस्तान कॉपर। उसमें से मैं कोई 2 लूंगा जिसमें से एक स्पॉट तो ऑलरेडी सेल ने ले लिया है, बाकी के 2 स्पॉट देखेंगे कौन लेता है। मैं जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, आपको अगर वहां से लेना हो तो आप वहां से ले सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो लोग मार्केट के अंदर है, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। जय हिंद, जय भारत।